करें हम चलते हैं अपनी फर्स्ट डेरिवेशन की तरफ। तो क्लास अगर तुम देख सकते हो हेडिंग पड़ी हुई हम लोगों के पास लिखी हुई है, दैट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो क्लास जो हमारा पहला डेरिवेशन है पूछ लेता है बोर्ड के पेपर में कि हमें कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब क्लास हम सबसे पहले बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो अब जब कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले हल्की सी बात करते हैं व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो हम लोगों को पता है कि भाई चार्जेस होते हैं नेचर में, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। अब अगर चार्जेस के बीच में फोर्स है तो उसे कैलकुलेट करने का कोई ना कोई फॉर्मूला भी होगा। तो इन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो इक्वेशन को लिखते हैं, दैट इज कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो चलो मान लो इसको ऐसे समझो, हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक चार्ज हमारे पास दे रखा है Q1 और दूसरा चार्ज हम लोगों को कितना दे रखा है Q2, ठीक है। और इनके बीच में लेट से कुछ डिस्टेंस दे रखी है हम लोगों को R, ठीक है क्लास। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है हम लोगों को R दे रखी है, ठीक। अब क्लास यहाँ पे नोटिस करो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ठीक है। इस फोर्स को मैंने कह दिया F21, यानी फोर्स किस पे लगा, 2 पर लगा, किसकी वजह से, 1 की वजह से। उसी तरह से 2 वाला चार्ज 1 वाले को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। इसको मैंने नाम दे दिया F12, यानी फोर्स किस पे लगा, 1 पे लगा, किसकी वजह से, 2 की वजह से। बहुत सिंपल है। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड था वो सेम आ रहा था। एक्सपेरिमेंट में देखा गया इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था। लेट से कितना आ रहा था, F0। तो ये जो फोर्सेस था, ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों चार्जेस के बीच में F0, ये देखा गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 इनके प्रोडक्ट। और दूसरा ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब अगर मैं दोनों को इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं तो यहां पर हमारे पास आ जाता है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा विच इज K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई और यही इक्वेशन हमारी कूलम्ब्स लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ बहुत सिंपल है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। तो उस फोर्स को निकालने के लिए जो इक्वेशन होगी दैट इज अवर कूलम्ब्स लॉ, दैट इज F इक्वल्स K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे K कांस्टेंट है, तुम लोगों को मालूम है, जिसकी वैल्यू होती है, जिसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड विच इज 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो क्लास ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ, ये हमारा क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ। अब हम क्लास यहाँ पर आगे चलते हैं। तो क्लास अब इसी फोर्स को, अब हमें पता है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब इसी कूलम्ब्स फोर्स को हमें किस फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलो, तो हल्की सी क्लास हमने कूलम्ब्स लॉ की बात करी, अब हम आगे चलते हैं अपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो क्लास इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, तो ये हमारा हो गया अपना एक्स एक्सेस और ये वाला हो गया हमारा वाई एक्सेस। अब हमने क्या करा क्लास, यहाँ पर फिर वही अपने दो चार्जेस को ड्रॉ कर लिया। लेट से ये वाला चार्ज हमारा Q1 है और ये वाला चार्ज हमारा कितना है, Q2 है। और लेट से इनके बीच में हमारे जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हमें R दे रखी है, ठीक। अब क्लास अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो ये Q1 वाला चार्ज Q2 को रिपेल करेगा, पॉजिटिव है। तो Q1 ने Q2 को खींचा के धकेला, धकेला, ठीक है ना। तो ये वाला चार्ज Q1 Q2 को अट्रैक्ट करने वाला है, रिपेल करने वाला है। तुम बोलोगे सर ये इसको रिपेल करने वाला है। तो Q1 ने Q2 को खींचा, धकेला, धकेला, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस धकेला, इट विल बी F21। भाई धकेले का नाम क्या होगा, F21 वेक्टर या F21 होगा। फोर्स किस पे लगा, 2 पे लगा, किसकी वजह से, 1 की वजह से। उसी तरह से इस Q2 ने Q1 को खींचा, धकेला, धकेला। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस धकेला, इट विल बी F12। यानी फोर्स किस पे लगा, 1 पे, किसकी वजह से, 2 की वजह से। क्लास यहां तक बिल्कुल सिंपल है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल चलते रहना, समझते रहना, आगे देखेंगे। उसके बाद क्लास हमने क्या करना है, जो चार्ज यहाँ Q1 है और Q2 है इसके पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने हैं। तो मैंने ओरिजिन को चार्ज से जोड़ दिया, तो ये पोजीशन वेक्टर किसकी हो गई, Q1 की। उसी तरह से मैंने ओरिजिन को Q2 से जोड़ दिया, तो ये पोजीशन वेक्टर किसका हो गया, Q2। मतलब अगर मैं इस तरह से बना लूं R1, Q1 को ओरिजिन से जोड़ा, डायरेक्शन Q1 की तरफ, तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 R1। उसी तरह से ओरिजिन को Q2 से जोड़ा, डायरेक्शन किसकी तरफ, Q2 की तरफ, तो R2 वेक्टर मेरा हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ कितना, Q2, ठीक है। अब क्लास यहां पर अगर मैं इस तरह से एक एरो बना दूं तो ये R वेक्टर हो गया, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक। तो मैंने 3 वेक्टर्स बना लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1। इसको ध्यान में रखना।
अब क्लास अगर हम 11th में चले जाएं तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं। थोड़ी सी 11th की बात करेंगे कि हम किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर का यूनिट, या उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यानी फॉर एग्जांपल मुझे अगर ए वेक्टर लिखना है तो मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लास बात समझ में आ रही है? चलो, तो इस चीज को हमें यूज करना है। अब जैसे कि कैसे करेंगे हम लोग, मान लो मुझे F21 इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, F21 का मैग्नीट्यूड, जी सर बिल्कुल सही बात है, और F12 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, F12 की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो इस चीज का इस्तेमाल करते हुए अब हम लिखेंगे यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में फाइनली। तो क्लास अब ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे F21 को, 2 पे लगा फोर्स 1 की वजह से, तो मैं लिखूंगा F21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो बच्चों मैंने यहां पर क्या करा, यहां मैंने एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया, यहां मैंने एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया ऐसे करके, और मैंने उसको बोल दिया वो R21 कैप है। एक यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में, F21 की डायरेक्शन में। तो अगर अब हम देखें तो मैं यहां लिख सकता हूं R21 कैप। अब कोलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें मालूम है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज K Q1 Q2 ओवर R², ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर यूनिट वेक्टर कितना है, R21 कैप, ठीक है, R21 कैप। तो क्लास ये हमारा आ गया F21 वेक्टर। तो क्लास अगर तुम ध्यान से देखो तो इतना भी चल जाएगा, मैंने F21 को, फोर्स को किस फॉर्म में लिख डाला, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब इसके बाद क्लास यहां तक क्लियर है, क्लास आगे चले। अब हमने क्या करना है, इस वाले फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं इस वाले फोर्स को कैसे लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, तो मैं किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूं उस वेक्टर का, सॉरी F12, मैं लिख सकता हूं किसी भी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर भी एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने एक यूनिट वेक्टर बना लिया, ठीक, ये आ गया, और मैंने इसको बोल दिया R12 कैप, ठीक है। तो यहां पर मैंने इस फोर्स को लिखा, उसका मैग्नीट्यूड और उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। तो मैं यहां पर अब लिख सकता हूं आगे, दैट इज F12 वेक्टर विल बी, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, K Q1 Q2 ओवर R²। अब बताओ इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है, R12 कैप। तो यहां मैंने दूसरे फोर्स को भी लिख दिया उसकी कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो क्लास ये हमने दोनों फोर्सेस को उसकी वेक्टर फॉर्म में लिख लिया है, यहां तक भी लिखा होगे चल जाएगा। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक एक फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, यानी मुझे आर वेक्टर की फॉर्म में लाना हो, तो मैं इसको और फर्दर भी लिख सकता हूं, ये भी ठीक अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, दैट्स इट। इतना भी करके आओगे चलेगा, दैट इज कोलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा सर अगर इसको और मॉडिफाई करके थोड़ा अलग फॉर्म में और लिखना हो, और किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो देखो अगर तुम यहां से देखो तो एक ट्राइंगल लॉ बन रहा है, वेक्टर से, 3 वेक्टर से ट्राइंगल बन रहा है, और इन दोनों वेक्टर्स को अगर तुम ध्यान से देखो ये सेम डायरेक्शन में, सेम ऑर्डर में, लेकिन ये थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है विद अपोजिट ऑर्डर, दिस इज थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विद अपोजिट ऑर्डर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो R2 वेक्टर होगा वो R वेक्टर और R1 का सम होगा। तो यहां से जो R वेक्टर आएगा वो आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको ध्यान से देखो, ये तो सर बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे 11th क्लास में बोल देते थे कि डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो मैंने दोनों को माइनस कर लिया, यानी R वेक्टर जो होगा ये वाला वो फाइनल R2 माइनस R1 होगा, ठीक है। तो क्लास एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इस वाली चीज को R21 कैप को, तो मैं बोल सकता हूं कि R21 कैप मैं वेक्टर को लिख सकता हूं, देखो इसकी डायरेक्शन R वेक्टर की, ध्यान से देखना, R वेक्टर की डायरेक्शन और R21 कैप की डायरेक्शन सेम है। तो मैं इस यूनिट वेक्टर को लिख सकता हूं, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। यूनिट वेक्टर होता है 11th में पढ़ा था हमने कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। तो यहां पे जो R वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये रहा देखो, डिवाइड बाई कितना R।
तो इस चीज को मैं R21 को इससे रिप्लेस कर सकता हूं, इस R21 को, ध्यान से देखना, इस R21 को इससे रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा तो मैं इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो F21 वेक्टर विल बी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकता हूं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R। तो ये आ जाएगा F21 वेक्टर विल बी K Q1 Q2 ओवर R, और ये R स्क्वायर इट विल बी R क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो अगर इस फॉर्म में भी कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो घबराना नहीं है, यहां पर बस हमने एक कॉन्सेप्ट लगा दिया कि हम किसी भी यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। वेक्टर किसके बराबर था, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R, और R21 को यहां रिप्लेस कर देंगे, यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास ये इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से क्लास एक चीज और समझो, ये जो R21 वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये नीचे की तरफ है, और ये R12 ये भी यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये नीचे है ऊपर है, ये ऊपर की तरफ है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों यूनिट वेक्टर हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो मैं बोल सकता हूं कि R12 जो होगा कैप, वो बराबर होगा माइनस का R21 के 12 21, R12 माइनस ऑफ R21, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं यहां पर R12 की जगह या R12 की जगह नोट करो, यहां पर मैं R12 की जगह, इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, देखो इस तरह से मैं लिख सकता हूं F12 वेक्टर विल बी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर विद माइनस साइन। अब देखो माइनस ऑफ R21 माइनस ऑफ R21 कैप, और R21 को फिर यहां से रिप्लेस कर सकता हूं जैसे पहले किया था। तो यहां पर F12 वेक्टर आ जाएगा मेरे पास विच इज इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 R स्क्वायर, और इसकी जगह R2 माइनस R1 अपॉन R। तो ये हो जाएगा हमारे पास F12 वेक्टर विल बी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा R2 माइनस, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास ये मैं बता रहा हूं कि इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अगर आगे की फॉर्मेट में नहीं लिखना है तो बस यहीं तक छोड़ देंगे। ये हो गया, तो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया, हमने कूलम्ब्स लॉ को लिख लिया किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो चलो क्लास अब हम अगले डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, दैट इज स्लाइड नंबर